प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व भाग 2। क्योंकि भाग 1 वाला वीडियो हम बना चुके हैं, इसकी विशेषताओं की जो हम आधारभूत तत्वों की जो हम बात कर रहे थे उसमें क्रम से हम 4 तत्वों की पहले पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहले शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता और एकल नागरिकता पर हम बात कर चुके हैं। आज 5वां हमारा जो इसके आधारभूत तत्व है उसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा, ये जो विशेषता है संघीय व्यवस्था की भारत के संविधान में परिलक्षित होती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका का यहाँ तात्पर्य है संसद से। केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब संसद, संसद का तात्पर्य है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कानूनों का निर्माण होता है, कानूनों का सर्जन होता है, जो संपूर्ण भारत के लिए, भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए होते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के साथ में राज्यों की जो प्रतिनिधि करने वाली जो इकाई है, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा में राज्य की विधान मंडलों से जो सदस्य हैं वो कुछ सदस्यों को चुनकर राज्यसभा के लिए भेजते हैं। जैसे राजस्थान के विधानसभा में जो 200 सदस्य हैं वो अपने राज्य से 10 सदस्य राज्यसभा के लिए चुनकर भेजते हैं। ये जो संख्या है 10 जो मैं बोल रहा हूँ, ये राज्य की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूची 4 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान की अनुसूची 4 में इसका वर्णन है। कानूनों के निर्माण में केंद्र और राज्यों की भूमिका समान रूप से बनाए रखने के लिए ये राज्यसभा की व्यवस्था इसमें की गई है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधियात्मक संस्था के रूप में, राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में राज्यसभा केंद्र में विद्यमान है। और आपको ध्यान है कानूनों के निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित होने के बाद ही किसी विषय वस्तु पर कानून बनता है और लागू होता है। इसलिए केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों में सम्मिलित है। अगली विशेषता में है राज्यपाल का पद। राज्यपाल, यूं तो हम कहते हैं कि राज्यपाल अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की है। केंद्र में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्य के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा सुनिश्चित की गई है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब राज्यपाल का ना तो कोई निर्वाचन होता है, राज्यपाल ना तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ना अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, भारत का वो नागरिक हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भारत का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो अनुभवी नेता होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसमें जो केंद्र में सरकार होती है वो अपने उन विशेषकर उन हितैषियों को इसमें राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो उनके साथ तारतम्य बना सके। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम देखते हैं कि ये केंद्र की एक कठपुतली के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम कहते हैं कि जब आपातकालीन स्थिति है, जिसमें अनुच्छेद 356 में, जैसे हम कहेंगे अभी बात करेंगे बाद में, आपातकालीन परिस्थिति, इसमें जब हम कहते हैं कि संवैधानिक आपातकाल है, संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यों में लगाया जाता है तो उसकी लिखित में रिपोर्ट राष्ट्रपति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने वाला जो व्यक्ति है वो राज्यपाल है। राज्यपाल एक ऐसा महत्वपूर्ण पद हो जाता है जिसको लेकर केंद्र और राज्य में लगातार विवाद चलते रहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है उसकी पहली कड़ी राज्यपाल ही होता है। या यूं कह लें कि संवैधानिक संकट से उभारने वाला व्यक्ति भी राज्यपाल ही होता है। अगर संविधान में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है इस पद का, अगर उसी अनुरूप, उसी आशा के अनुरूप इस पद का प्रयोग हो तो ये बहुत ही संतुलन पैदा करने वाला पद है जो केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलित करता है परिस्थितियों को। इसलिए ये भारत की संघीय आधारभूत व्यवस्था में जो ढांचा है उसमें महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करें कि एकात्मकता का प्रभुत्व।
ये कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व में अंतिम विशेषता है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संविधान में हम देखते हैं कि केंद्र की ओर झुकी हुई व्यवस्थाएं हैं, केंद्र को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति हो, आपातकालीन परिस्थिति लागू हो 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 के तहत, तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र ही सर्वे सर्वा हो जाता है। ये व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। अब मान लीजिए संविधान में कोई संशोधन करना हो तो भी संसद को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 368 के तहत जब हम पढ़ते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है, तो उसमें ये लिखा हुआ है भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में कोई संशोधन किया जाएगा। इसमें 3 प्रकार, इसमें वैसे सामान्यतः 2 प्रकार का उल्लेख है संवैधानिक संशोधनों में। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार का उल्लेख है। पहला प्रकार है साधारण बहुमत से, और दूसरा है साधारण संशोधन हम कहते हैं, और दूसरा संशोधन हम कहते हैं विशेष। या विशेष का मतलब यहाँ तात्पर्य ये है कि इन दूसरे प्रकार के या जो कठोर प्रावधान किए गए हैं संविधान में संशोधन किए, उसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, जो 14 राज्यों की स्वीकृति इसमें जरूरी है। लेकिन ये वे प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्यों से नज़दीक से जुड़े हुए हों। केंद्र व राज्यों से नज़दीक से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उनमें संशोधन करने के लिए जो है आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी इनको अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी संशोधन हैं संविधान में होने वाले, वो सभी संसद की इच्छा पर ही निर्भर हैं। मान लीजिए राज्यों का कोई निर्माण करना हो, राज्यों का पुनर्सीमांकन करना हो, भी राजस्थान के 2 राज्य बनाने हैं तो ये संसद कर सकती है, इसमें राजस्थान राज्य की कोई भूमिका नहीं होती। या यूँ मान लीजिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को, जो क्षेत्र दोनों के आसपास लगते हैं, उनको काट कर एक नया राज्य बनाना हो तो इनमें उन दोनों राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इसमें भूमिका किसकी है? संसद की है। तो इस प्रकार के संविधान संशोधन की जब हम प्रोसेस देखते हैं तो एकात्मक प्रभुत्व हमें दिखाई देता है, केंद्र की शक्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। जब हम आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हैं तो केंद्र की शक्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। जब हम आर्थिक शक्ति जब हम देखते हैं कि केंद्र के पास ज़्यादा है, क्योंकि जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद किस में बात करेंगे? 280 में। अनुच्छेद 280 जो अनुच्छेद है इसमें लिखा हुआ है कि एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इसका प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करना। फाइनेंशियल पावर जो है वो अमूमन केंद्र के हाथ में है। तो इस प्रकार से केंद्र आर्थिक रूप से सुदृढ़शाली है और राज्य केंद्र पर निर्भर है। जैसे कमजोर राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार है, उड़ीसा है, ये राज्य जो हैं अधिकतर हम देखते हैं कि ये केंद्र की ओर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इन पॉइंटों को पढ़ते हैं और पॉइंट अगर आपको याद होते हैं तो आप इसका विस्तार से उल्लेख आप कर सकते हैं जब परीक्षा आप देंगे। तो इसमें आज हमने 3 विशेषताओं का उल्लेख किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा है। राज्यपाल का पद जो है केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब राष्ट्रपति पद केंद्र का है। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र की ओर झुका हुआ व्यवस्था में दिखाई दे रही है। एकात्मकता का प्रभुत्व है। एकात्मकता के प्रभुत्व के मैंने एग्जाम्पल आपको दिए। संविधान में संशोधन करना हो तो केंद्र, राज्यों का निर्माण पुनर्सीमांकन करना हो तो केंद्र, आपातकालीन परिस्थिति, आपातकालीन शक्तियां केंद्र, और आर्थिक शक्ति वित्त आयोग केंद्र। तो इस प्रकार से केंद्र की ओर झुकी हुई व्यवस्थाएं हमारे संघीय ढांचे की विशेषताएं बनकर उभरती हैं। और इस प्रकार से आपको आपके इन 7 बिंदुओं को अच्छे से याद कर लेना है। मैं पुनः इसका आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। नंबर 1 पर आपने पढ़ा था शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। 3 सूचियां हैं जिसमें शक्तियां बांट दी गई हैं। दूसरा हमने कहा था कि शक्तियां बांटने के बाद में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो उन विवादों को हल करेगा। तीसरी विशेषता के रूप में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान में जो लिखा गया है उसी के अनुरूप सभी अपनी शक्तियां लेते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो। चौथी विशेषता के रूप में हमने एकल नागरिकता की बात की। संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है। हमने अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण भारत में एक नागरिक का हमने
प्रावधान किया है। ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमारे संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। उसके बाद में एकल नागरिकता के बाद में हम कहते हैं नंबर 5 पे केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा, राज्यपाल का पद और एकात्मकता का प्रभुत्व। आप इन पॉइंटों को याद कर लेंगे, पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेंगे और फिर अच्छे से नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।